सो अब तक हमने क्या कर लिया था, हमने कर लिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमने समझा था, किस बेस पर समझा था कि फैराडे ने एक्सपेरिमेंट जब किए थे 1825 के अंदर, 1831 में इगोर सक्सी, किस तरीके से कि जब एक करंट कैरिंग नहीं, एक कोई कंडक्टिंग कॉइल जब थी, उसकी तरफ उसको अगर गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया जाए और उसकी तरफ कोई मैग्नेट जब उसने थ्रो किया था तो मोमेंटरी करंट जनरेट हुई थी। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म किए थे क्या, कि जब भी कॉइल और मैग्नेट के बीच में कोई रिलेटिव मोशन हो तो हमेशा इस कंडक्टिंग कॉइल के अंदर एक करंट जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है, इंड्यूस होती है। क्योंकि ये बिना डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट के करंट प्रोड्यूस हो रही थी, इसलिए इस करंट को बोला जाता है इंड्यूस्ड करंट। और इसको वर्चुअली ऐसे देखा जा सकता है कि अगर हम बात करें कि किसी भी वायर के अंदर, मान लीजिए कोई वायर है, ये कॉइल है, और इसके अंदर अगर मान लीजिए करंट चल रही है इस सर्किट में, तो एक तरह से करंट तो तभी आती है जब यहाँ कुछ बैटरी लगी होती। बैटरी का काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना। यानी कि ये ए पॉइंट बोल दूं और बी पॉइंट बोल दूं, तो दो पॉइंट्स के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल, पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट, जैसे अगर हम 12 वोल्ट की बैटरी बोल दें यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने कितने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है? 12 वोल्ट का। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी तो चार्ज फ्लो होता है, और चार्ज फ्लो होता है तो ही तो करंट जनरेट होती है। तो अगर इस सर्किट में मान लीजिए ऐसे करंट फ्लो हो रही होती, इस तरीके से करंट फ्लो हो रही होती, तो ये तो एक तरह से ऐसा होना चाहिए था कि वर्चुअली कोई बैटरी कनेक्ट है, जबकि एक्चुअल में ये हो रहा था कि हमने तो ये बोला कि ये कॉइल है और इस कॉइल से हमने सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा है ताकि करंट का पता चल सके। तो हमने देखा था कि जब यहाँ पर मैग्नेट और इसके बीच में रिलेटिव मोशन करवाई जाए, रिलेटिव मोशन में बार बार क्यों बोलता हूं, चाहे आप कॉइल को मैग्नेट के पास लेके आए या मैग्नेट को कॉइल के पास में लेकर के आए या दोनों को एक दूसरे के पास लाएं, ठीक इसी तरह से चाहे आप मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जाएं या कॉइल को मैग्नेट से दूर लेके जाएं या दोनों को एक दूसरे से दूर लेके जाए, दोनों ही सिचुएशन में बिना कांटेक्ट हुए, डायरेक्ट बिना फिजिकल कांटेक्ट के इसके अंदर एक करंट फ्लो हो रही थी। लेट्स सपोज रिलेटिव मोशन पास में है, तो ये तभी पॉसिबल थी जब यहां से ऐसे करंट आ रही हो। इसका मतलब हम सोच सकते हैं कि एक तरह से यहाँ पे इन दो पॉइंट्स के बीच में कोई ना कोई एक वर्चुअल बैटरी कनेक्टेड हो, ऐसी कोई वर्चुअल बैटरी कनेक्टेड होती। इसका मतलब ये इनको यहाँ पे इस पूरे सर्किट में कहीं ना कहीं कोई पोटेंशियल जरूर प्रोड्यूस हुआ है, तभी तो करंट फ्लो हो रही है, तभी तो इसके अंदर कंडक्टिंग वायर में रहने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स मिला। हम ये सारी चीज इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में समझ चुके हैं कि भाई ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रैंडमली मूव करते हैं हियर एंड देयर, लेकिन जैसे ही इनको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं जिसका काम है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराना, तो अगर ये पॉजिटिव बोल दिया जाता है और ये नेगेटिव बोल दिया जाता है, तो इस पॉजिटिव, लार्ज पॉजिटिव अट्रैक्शन के कारण ये जो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, तो वो सभी की सभी पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और नेगेटिव के रिपल्शन के कारण ये इनकी डायरेक्शन भी सभी की सेम तरफ हो जाती है। और करंट इलेक्ट्रॉन की अपोजिट, कन्वेंशनल करंट जिसको हम कैपिटल आई या स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हुआ मानते हैं, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट फ्लो किस पर डिपेंड करता है? कंटिन्यूएशन का फ्लो। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने सीखा था कि कोई भी करंट किसी सर्किट में फ्लो तब होती है जब चार्ज फ्लो, और चार्ज तब फ्लो हो सकता है जब उसके दो पॉइंट्स के बीच में कहीं ना कहीं कोई पोटेंशियल का डिफरेंस हो। बिना पोटेंशियल, अगर मैं इसको बैटरी को हटा दूं तो फिर से ये करंट इसमें जीरो हो जाती है। इसका मतलब किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होने के लिए मेन नेसेसरी कंडीशन क्या है? एक पोटेंशियल डिफरेंस का होना, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का उसके अंदर बने रहना। इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक तरह से वर्चुअल बैटरी मानी जा सकती है, इमेजिन कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो रिलेटिव मोशन है बेसिकली वो इस सर्किट को एक तरह से करंट के साथ साथ क्या भी प्रोवाइड करा रही है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। सो हम इसको और अच्छे तरीके से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को और अच्छे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? whenever there is a relative motion between magnetic field and a conducting coil, then a current is induced in the conducting coil
as well as some electric potential is induced at its end point. An electric potential is produced in this end coil. Hence, these produced current and electric potentials are known as induced current and induced potential difference, या simply induced electric potential. ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं? ये जो दो वर्ड हैं यही इंपॉर्टेंट है इसमें. क्या वर्ड है? इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट एंड इंड्यूस्ड पोटेंशियल या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो अगर कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट इज इंड्यूस्ड करंट और व्हाट इज इंड्यूस्ड पोटेंशियल, इसका मतलब दैट व्हाट इज इंड्यूस्ड करंट, दैट करंट व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन द conducting wire or conducting coil due to the relative motion between a magnetic field and a coil. Some current is produced, some current, that current which is produced because of the relative motion of magnetic field, relative motion between magnetic field and coil is called induced current. What is induced potential? That potential produced without any direct contact due to the relative motion between magnetic field and a coil is called induced potential, which is responsible to produce induced current. कि भाई पहले पोटेंशियल होगा तो इंड्यूस करंट आएगी. तो मोर अप्रोप्रिएट वे क्या हुआ, अगर अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को ढंग से वापस से डिफाइन करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज दैट फेनोमेनन इन व्हिच an electric potential will be induced due to the relative motion between magnetic field and the conducting coil, and this induced potential produces, due to this induced potential, some current flows in the circuit, and this current is known as induced current. This induced, and what are certain observations, and this induced current will flow till there is relative motion between coil and magnetic field. As the relative motion will be stopped, induced current and electric potential will be escaped, will be removed, will be zero. Okay, another point, the induced current will always flows in the circuit in such a way that it always opposes the relative motion due to which it has been produced. इंड्यूस करंट हमेशा सर्किट में इस तरह से फ्लो होगी कि वो अपने होने का, अपने सर्किट में फ्लो होने का उसका अपोज कर सके. अपोज कैसे करेगी? अगर ये नॉर्थ इधर आ रहा है तो ये नॉर्थ पोल बना करके अपोज कर सकती है. नॉर्थ पोल बनाने के लिए इस करंट को इस तरीके से फ्लो होना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज. तभी तो नॉर्थ बनते क्या होगा कि ये इधर आने से रोकेगी. आने से रुक गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये करंट पहले भी जीरो थी. तो करंट अगर जीरो चल रही थी तो वो चाहेगी कि नहीं मैं प्रोड्यूस हूं, यानी कि सर्किट के अंदर जो सिचुएशन चल रही है वो सिचुएशन बने रहना चाहती. सो हमेशा सर्किट के अंदर, कंडक्टिंग कॉइल के अंदर जो भी करंट इंड्यूस होती है वो अपने होने का अपोज करती है. वो नहीं चाहती कि मैं इंड्यूस हूं, तो इस तरह से इस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होती है कि वो उस रिलेटिव मोशन का अपोज कर सके. ठीक ऐसे ही जब आप इसको दूर लेकर के जाएंगे तो ये नहीं चाहती कि यहां पर इससे ये चीज दूर हो, क्योंकि अब एक बार करंट इंड्यूस हो गई तो फिर ये नहीं चाहती. ये चाहती है कि मैं ऐसे बने रहूं, लेकिन ये दूर जा रहा है तो ये इसको अट्रैक्ट करना चाहेगी. मान लीजिए हम पास रहे, पास में तो अपोज कर रही थी, अब ये दूर जा रहा है तो ये इसके दूर जाने का भी अपोज करेगी और इस तरह से अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी कि यहां साउथ बन जाए. कितनों को समझ में आया यहां तक सब कुछ? ऑलराइट, सो यहां तक सब कुछ क्लियर है. अब ये सिचुएशन सुनिए कि द सेम एक्सपेरिमेंट कैन बी परफॉर्म्ड बाय रिमूविंग मैग्नेट एंड कैन बी परफॉर्म्ड बाय यूजिंग टू कॉइल्स. ऐसा कैसे? आप सोचिए, मैंने बार बार जब भी ये अब डेफिनेशन डिफाइन करी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैंने उसमें मैग्नेट नहीं बोला, मैंने उसमें मैग्नेटिक फील्ड बोला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज दैट फेनोमेनन इन विच देयर इज रिलेटिव मोशन इन विच एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी इंड्यूस्ड ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टिंग कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, नॉट मैग्नेट. तो मैग्नेटिक फील्ड किसके थ्रू आ सकता है?
या तो मैग्नेट या फिर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर। ये हमने ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट से सीख ही रखा है। जब भी किसी स्ट्रेट वायर या सर्कुलर लूप के अंदर कोई करंट फ्लो होती है तो उसके सराउंडिंग में, स्ट्रेट वायर है तो सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और सर्कुलर लूप में करंट फ्लो हो रही है तो स्ट्रेट वे में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड हम दो तरीके से लेकर के आ सकते हैं, या तो डायरेक्टली मैग्नेट को ले आओ या एक कंडक्टिंग किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को ले आओ। तो हमने क्या कर दिया, अब इस सिचुएशन में एक करंट कैरिंग कॉइल ले ली, मतलब दो कॉइल ले ली। एक को तो बैटरी से ऐड कर दिया, ये रहा। एक के अंदर हम कंपैरेटिवली लार्ज टर्न्स रखते हैं और दूसरे में कम टर्न्स रखते हैं। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जिसके अंदर बैटरी हो जनरली उसके अंदर हम लार्ज टर्न्स बनाते हैं, है ना। तो मतलब मान लीजिए कि जैसे इसके अंदर 100 है तो उसमें 50 है, इसमें 100 है तो इसमें 50 है, ऐसे, ताकि करंट इंड्यूस करवाई जा सके। ये देखिए मैंने क्लियरली, आपको समझ में आ गया होगा कि एक कॉइल है, इट इज हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स एज कंपेयर टू इट। ठीक है, अब हुआ क्या, जैसे ही करंट विल स्टार्ट टू फ्लो, ये ऐसे फ्लो होगी, ठीक है, इधर जा रही है, इधर आ रही है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए कैसे जनरेट हो रहा है इसके अंदर, ध्यान से देखें तो इस तरीके से। तो इधर एक तरह से अभी राइट नाउ जो डायरेक्शन मैंने बना डाली वो है कौन सी, ये वाली। इस तरह से करंट फ्लो हो रही है, ये करंट का फ्लो आपको कैसे चेक करना है, ज्यादा दिक्कत हो ना तो बस ये देख लो कि कौन सा रोटेशन है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देखने से समझ में आ जाएगा कि घड़ी की सुई किधर चलती है। तो क्या ये घड़ी की सुई में ही रोटेशन घूम रहा है, क्या घूम रहा है भाई, तो ये साउथ पोल है। तो इसका मतलब इधर की तरफ साउथ पोल बनेगा और उधर की तरफ नॉर्थ पोल। फिर आप अपने इससे भी चेक कर सकते हो, ये देखो, तो ये वाला हिस्सा साउथ पोल को बताता है, थंब नॉर्थ पोल को बताता है। तो यहां बन रहा है साउथ, ये एरो से एरो मैच भी होंगे, ठीक है। तो जैसे ही अभी यहां पर इसके अंदर छोटा प्राइमरी सर्किट कैसे बनाते हैं, दो तीन चीजें छोटे मोटे नाटक कर देते हैं। नाटक क्या कर देते हैं, एक रियोस्टेट लगा देते हैं, ठीक है, और एक की लगा देते हैं, बस ये सिंपल सा सर्किट हो जाता है। इसको प्राइमरी सर्किट बोला जा सकता है कि ये की लगा दी साहब। तो जिस टाइम अभी की क्लोज थी, मतलब ओपन थी, अभी इस कॉइल के अंदर कोई करंट नहीं होनी चाहिए, दोनों ही कॉइल में, इसमें ही नहीं, दोनों ही कॉइल में कोई करंट नहीं है। और इसको इस वाले इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल या इंड्यूस्ड कॉइल, है ना। तो प्राइमरी कॉइल जिसमें हमने बैटरी कनेक्ट कर रखी। अब जैसे ही अभी यहां पर ऑब्जर्वेशन सब क्या ली गई भाई, फैराडे को इतना समझ में आ गया मैग्नेट के थ्रू करंट जनरेट हुई थी, और ये तब तक जनरेट हो रही थी जब तक उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रही थी। जैसे ही मोशन को स्टॉप किया वैसे ही करंट फ्लो होना बंद हो गई, फिर अपोजिट डायरेक्शन में गए, फिर उसने अपनी डायरेक्शन भी रिवर्स कर ली। अब यही काम उसने कहा मैग्नेटिक फील्ड ही तो चाहिए, तो एक काम करते हैं, इससे मैग्नेटिक फील्ड बना ले क्या ये करंट कैरिंग कॉइल, अगर करंट फ्लो हो रही है तो क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, बिल्कुल बनेगा, सोलेनोइड की जैसे हो गई है। ये देखिए इधर नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ से बाहर निकलेंगी लाइंस और साउथ में एंटर करेंगी, ये इस तरह का कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, ठीक है। ये इस तरह का इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ये देखिए, है ना, समझ जाओगे आप। कट कोई भी नहीं कर रही है, आपको लग रहा हो तो भावनाओं को समझ जाना मेरी, है ना। तो साउथ से एंटर करनी चाहिए तो ये साउथ से एरो ऐसे लगा दे, थोड़ा सा डायग्राम भी बनाना आना चाहिए ना हमें। और नॉर्थ से बाहर निकल रही है तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। ये तब होगा जब मैं करंट फ्लो करवाऊंगा। अभी मैंने करंट फ्लो नहीं कराई, अभी ये लाइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब जैसे ही मैंने की क्लोज करी, ऑब्जर्वेशन में देखा गया ये तुरंत डिफ्लेक्ट हुआ। कब, जब इस कॉइल, पहले इसके अंदर आप इसके पास में, जैसे ही आपने इसके पास में रख रखी है, कॉइल को रख रखा है और आपने इस की को क्लोज किया, क्लोज होते से ही अभी मैं कोई मोशन नहीं करवा रहा,
केवल मैंने की को क्लोज किया, क्लोज करते ही इसमें एकदम से डिफ्लेक्शन आ गया, ढक ढक ढक, हो सकता है इस साइड में, हो सकता है इस साइड में, अभी देखते हैं किस साइड में आना चाहिए। इसमें डिफ्लेक्शन आ गया और डिफ्लेक्शन आकर के मान लीजिए कि ये वाला जो डिफ्लेक्शन है वो इधर आया हो, मान लीजिए ये इधर आया हो डिफ्लेक्शन थोड़ी देर के लिए, है ना, तो ये डिफ्लेक्शन आया और आकर के ये वापस जीरो हो गया, वापस से जीरो हो गया। डिफ्लेक्शन आया मोमेंट्स के लिए, फ्यू सेकंड्स के, मतलब माइक्रो सेकंड या मिली सेकंड्स के, बस ये ऐसे हो गई। जैसे ही की क्लोज करी, की क्लोज जब तक नहीं थी तब तक ये स्टेबल चल रहा है सब कुछ, जैसे ही मैंने की क्लोज की इसमें एकदम से डिफ्लेक्शन आकर के ये वापस जीरो पे हो गया। ठीक है, अच्छा सा। फिर अब हमने क्या किया, अब ये करंट जब तक फ्लो हो रही है इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। अब हमने क्या किया, इस कॉइल को इसके पास में ले गए, इसमें डिफ्लेक्शन वापस से इधर आना स्टार्ट हुआ। जब तक हम पास में लेकर के जा रहे हैं तब तक ये डिफ्लेक्शन आता रहा। जिस जगह जाकर के इस कॉइल को हमने रोक दिया, इसमें डिफ्लेक्शन फिर से खत्म हो गया। अब हमने क्या किया, इस कॉइल को दूर ले जा रहे हैं, तो दूर ले जा रहे हैं तो इसमें डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। जब तक हम इसको लेके जा रहे हैं दूर, जब तक है मोशन तब तक है डिफ्लेक्शन, जैसे ही मोशन स्टॉप डिफ्लेक्शन भी स्टॉप। ओके, तो हम दूर लेके आए, फिर से इसमें दिए, डिफ्लेक्शन चेंज होकर के इधर आता रहा, जैसे ही रुके फिर जीरो हो गया। फिर पास में लेकर के आ रहे हैं, फिर इसमें डिफ्लेक्शन आता जा रहा है, इसके पास में आकर के रुक गए, वापस डिफ्लेक्शन जीरो। अब हमने क्या किया, की को ऑफ किया, ऑफ करते ही इसमें एक और बार डिफ्लेक्शन आया और डिफ्लेक्शन आके लेकिन ये खत्म भी हो गया। अब यहाँ पे 4-5 चीजें हो गई जो हम लोगों को समझ लेंगे। पहली चीज, क्या हुआ ऐसा जिसके कारण की क्लोज करते ही डिफ्लेक्शन आके रुक गया जब इसको दोनों को रोक रखा था। जैसे ही की क्लोज करी, करंट एकदम से मान लीजिए 10 एम्पियर फ्लो होने वाली हो और 10 एम्पियर के रेस्पेक्ट में 10 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने वाला हो, समझने के लिए। तो जब करंट ऑन करते हैं तो वो डायरेक्ट 10 एम्पियर नहीं आती, पहले 0 एम्पियर, यानी कि वो भी अपने आप की वैल्यू को बढ़ाती है। ये सब काम बहुत माइक्रो सेकंड या मिली सेकंड में हो जाता है। तो वो बढ़ाएगी कैसे वैल्यू अपनी, 0 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, ये सारा काम 1 एम्पियर टू 10 एम्पियर। इसका मतलब करंट में भी चेंज आ रहा है जब हमने की क्लोज करी। तो ये डायरेक्ट 10 नहीं हुई, 0 से 10 हुई, मिली सेकेंड्स लगे। लेकिन जितनी देर तक ये करंट चेंज होती रही उतनी देर तक मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी चेंज होती जाएंगी। ऑब्वियस सी बात है, 10 एम्पियर के रेस्पेक्ट में 10 टेस्ला, तो 2 एम्पियर के रेस्पेक्ट में 2 टेस्ला, यानी कि इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती जा रही है। जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आ रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज आ रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो भले ही रखी हुई है, लेकिन एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन हो गई, क्योंकि चेंज हो रही है। इस वजह से मोमेंटरी डिफ्लेक्शन आया। जैसे ये 10 एम्पियर पे आके स्टेबल हुई, अब उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन फिक्स हो गई। अब हर सेकेंड 5 लाइन्स आ रही है, तो 5 भी दिख रही है, 5 भी दिख रही है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन फिक्स हो गई और इनके बीच में कोई मोशन नहीं रही, तो डिफ्लेक्शन भी उसी टाइम जीरो हो गया। ये रीजन था कि मोमेंटरी डिफ्लेक्शन आया, जीरो हो गया। बाकी की कहानी तो आपको समझ में आती है कि अब रिलेटिव मोशन करवाऊं तो इसमें से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम ज्यादा होने वाली है, इस वजह से इसमें करंट इंड्यूस होगी। अगर इसको पास में ला रहा हूं तो ये इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही थी, तो सिस्टम चाहता है कि कोई करंट फ्लो ना हो, तो ये इसके होने का अपोज करेगी। तो इधर साउथ पोल जैसी करंट हो, साउथ पोल जैसी करंट तो तब हो सकती है जब ये ऐसे फ्लो हो रही है।